गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रयास करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक को फिनिश कर लें, कंप्लीट कर लें। थोड़ा साथ देना आप लोग भी, क्योंकि ढेर सारा टॉपिक बचा हुआ है। तो बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज इसको फिनिश करेंगे और फिर एक लेक्चर इसका पूरा कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम पकड़ेंगे। तो कल हम लोगों ने गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में क्या पढ़ा था कि कोई एक लाइन चार्ज हो तो उसके कारण हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करते हैं। आज हम उसी का दूसरा रूप देखने जा रहे हैं कि एक समान आवेश से आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो आप मान लीजिए, थोड़ा सा आज स्पीड को बढ़ाऊंगा क्योंकि ख़त्म करने के पर्पज़ से हूँ। ये आपके पास इनफाइनाइट प्लेन शीट एक है, इसको आपने प्लस क्यू चार्ज दिया, इस पर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कितना चार्ज हमने दिया बच्चों? प्लस क्यू। चाहे कैपिटल क्यू कहो चाहे स्मॉल क्यू कहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद मान लीजिए कि इसका एरिया कितना है। चलो एरिया हम बाद बताते हैं। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा। आवेश कितना है इस पर? टोटल क्यू। और सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है? सिग्मा। अब इसके मिड पॉइंट सेंटर से आर डिस्टेंस पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं P, और यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करना है। तो ड्यू टू सिमेट्री पर्पज हम इसके दूसरी तरफ भी एक उतने ही डिस्टेंस पर दूसरा पॉइंट ले लेते हैं P डैश। अब हम इस PP डैश को अक्ष मानते हैं और एक सिलेंडर की कल्पना करते हैं। PP डैश को अक्ष मानते हुए एक सिलेंडर की कल्पना करते हैं। यह सिलेंडर गॉसियन सरफेस की तरह व्यवहार करता है। क्या किया हमने कि हमारे पास एक ये इनफाइनाइट प्लेन शीट है जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। इसके मिड पॉइंट O से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको निकालनी है, ठीक है ना। तो ड्यू टू सिमेट्री पर्पज जितना दूर हम इधर गए हैं उतने दूर हम इधर भी आ जाते हैं और एक अन्य पॉइंट P डैश ले लेते हैं उतनी ही दूरी पर। अब PP डैश को अक्ष मानते हुए एक सिलेंडर की कल्पना करते हैं। यह सिलेंडर गाउसीय पृष्ठ की भांति व्यवहार करता है। ये कैसा व्यवहार करेगा बच्चों? जैसे गाउसीय पृष्ठ होते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पर सबसे पहले सरफेस चार्ज डेंसिटी लिख लो। सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर यहाँ पर हो जाएगा Q अपान A। क्या हो जाएगा? Q अपान A। तो आप यहाँ से Q की वैल्यू निकाल लो, तो Q की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा A, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप क्या करिए कि इस सिलेंडर को, जैसे कल हम जो लाइन चार्ज वाला निकाले थे ना, ऐसे सिलेंडर बनाए थे, याद करिएगा। तो उसमें भी हमारे पास एक सरफेस ये था, एक सरफेस ये था, एक सरफेस ये था। कल वाला सिलेंडर ऐसे था, आज वाला सिलेंडर ऐसे रहे, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर बना हुआ था वो इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल दोनों ऐसे जा रहे थे। इस वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, नॉर्मल ऐसे था। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था, नॉर्मल इस प्रकार से था। ऐसे आज भी आप देखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के साथ क्या खेला होने वाला है। देखिए यहाँ, तो इस गॉसियन सरफेस को हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। दिस गॉसियन सरफेस is divided into three parts. This Gaussian surface is divided into three parts. पहला पार्ट क्या निकल के आएगा आपका? कर्व सरफेस। क्या आएगा? कर्व सरफेस S1। और ये जो वाला सरफेस है, ये वाला, ये ध्यान दीजिए, ये वाला, इसको क्या बोलोगे? कर्व सरफेस, ठीक है, S1। और जो ये सर्कुलर सरफेस है, ये दोनों, तो सर्कुलर सरफेस मान लीजिए ये वाला S2 है और ये वाला क्या है? S3 है। और S2 और S3 दोनों के एरिया A हैं। S2 और S3 दोनों के एरिया क्या है? सर्कल वाले के एरिया क्या है? A है। तो सर्कुलर सरफेस S2 एंड S3। अगर हिंदी में ध्यान देना है तो क्या बोलोगे आप? ये मैंने पृष्ठीय आवेश घनत्व तो सिग्मा बराबर Q बटे A लिखा, क्लियर है। यहाँ हमने क्या लिखा है कि गाउसीय पृष्ठ को तीन हिस्सों में विभाजित करने पर, पहला हिस्सा वक्रीय पृष्ठ S1
और वृत्तीय पृष्ठ S2 तथा S3, 3 हिस्से हो गए हैं। अब इन तीनों हिस्सों से गुजरने वाला फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through these 3 surfaces। इन तीनों सरफेस से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा, तो फाई बराबर पहले वाले सरफेस का हो जाएगा ES1 cos 90 कैसे हुआ, ध्यान से देखो। ये सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई ऐसे, और सरफेस का नॉर्मल हो जाएगा ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस का नॉर्मल का बीच का एंगल थीटा होता था, आपको सिखाया जा चुका है। तो यहाँ 90 हो गया। अब सर्कल वाले में जाइए, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इसका नॉर्मल भी तो इधर ही जाएगा, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0। तो ये हो जाएगा ES2 cos 0। तीसरे वाले में आइए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल दोनों एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे, तो यहाँ भी हो जाएगा ES3 cos 0। अब cos 90 की वैल्यू 1 हो गई, 0 हो गई, तो ये पूरा आंसर क्या हो गया, 0। और यहाँ से cos 01 तो क्या बचा, ES2 प्लस ES3। तो फाई इक्वल टू, आप इसको ऊपर लिखो, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, मैं कहीं पर तो मिटा दूँ, चलो यहाँ करवा देता हूँ, हेडिंग मिटा लेता हूँ थोड़ा। आइए, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको लिखोगे EA प्लस EA। हमने S2 और S3 का मान A रख दिया है, क्योंकि हम मान चुके हैं यहाँ पर कि S2 का भी मान, S3 का भी मान A है और S2 का भी मान A है। तो लेट S2 बराबर S3 बराबर A। अब EA जोड़ दो तो क्या हो गया बच्चों, 2EA। इसको नाम दे दो समीकरण 2। परंतु गास प्रमेय होती है फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0। इसको नाम दे दो समीकरण 3। अब आप 2 और 3 के LHS बराबर हैं, तो RHS को बराबर कर लो। चलिए यहाँ कर देते हैं, 2 और 3 के LHS बराबर हैं, तो RHS बराबर कर लीजिए। तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड क्या हो जाएगा, 2EA इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो यहाँ से E की वैल्यू Q अपॉन 2A एप्सिलॉन 0। अब मैंने मिटा दिया, Q का मान आपको पता था, क्या निकाले थे समीकरण 1 में, सिग्मा A। क्या निकाले थे, सिग्मा A। अब बटे 2A एप्सिलॉन 0, A से A कट गया, तो E की वैल्यू आ गई सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 न्यूटन पर कूलम। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी इनफाइनाइट प्लेन शीट के कारण, ठीक है ना। तो इसको एक बार नोट कर लीजिए जल्दी से, रुका। चलिए एक बार इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं जल्दी से। पहले एग्जाम में ये पूछा करते थे, अब उतना नहीं पूछते हैं, लेकिन फिर भी कंपटीशन में इनसे प्रश्न बनते हैं, तो आप अच्छे से इनको ध्यान देंगे। मैं हाईलाइट करूंगा, जल्दी से देखिएगा। ये हमारे पास एक इनफाइनाइट प्लेन शीट हमने ले लिया। ये हमारे पास एक इनफाइनाइट प्लेन शीट हो गई, जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब इससे कुछ डिस्टेंस पर यहाँ चले गए, कुछ डिस्टेंस पर यहाँ आ गए। एक पॉइंट यहाँ मैंने लिया P, एक पॉइंट यहाँ मैंने लिया P डैश। PP डैश को अक्ष मानते हुए एक बेलन की कल्पना करते हैं, जो गाउसी पृष्ठ की भांति व्यवहार करता है। इस बेलन के 3 हिस्से हैं, एक है S1, ये वाला है S2 और ये वाला है S3। तो इनसे पहले तुम सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालोगे, सिग्मा बराबर Q अपान A। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा A। इसके बाद इन तीनों सरफेस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो फाई बराबर इस वाले सरफेस का हो जाएगा क्या, ES1 cos 90। सर्कुलर सरफेस का क्या हो जाएगा, ES2 cos 0। इस सर्कुलर सरफेस का हो जाएगा ES3 cos 0।
H2 और H3 की वैल्यू को मान के चलो कि A और A हैं, चूँकि दोनों सर्कुलर शेप में, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा फाई इक्वल टू EA प्लस EA, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा H2 बराबर H3 बराबर हमने क्या मान के रखा है, A। अब EA कितना हो गया, 2EA। समीकरण 2। नाउ फ्रॉम गाउस थ्योरम, तो गाउस थ्योरम से हम क्या जानते हैं, फाई बराबर Q अपान एप्सिलॉन 0, इसको नाम देंगे समीकरण 3। 2 और 3 के LHS बराबर, तो RHS बराबर कर लीजिए। क्या हो गया, 2EA बराबर Q अपान एप्सिलॉन 0। इसको उधर भेज दीजिएगा। देखो चार्ज को चाहे तुम कैपिटल Q से लिखो चाहे स्मॉल q से लिखो, अगर मुझसे मिस्टेक से कहीं स्मॉल q कैपिटल Q में वो हो रहा है, इसको आप बना लेना, एक जैसे रखना है। स्मॉल q लेके चल रहे हो तो स्मॉल q लेके चलो, कैपिटल Q लेके चल रहे हो तो कैपिटल Q लेके चलो। ये नहीं कि कहीं पर कैपिटल Q लिख दिए कहीं पर स्मॉल q लिख दिए, तब गलत हो जाएगा, ठीक है। तो Q अपान 2A एप्सिलॉन 0। अब Q का मान रख दो, Q का मान कितना है, देखो यहाँ से सिग्मा A, ये मान ला करके यहाँ रख दीजिए। तो E बराबर सिग्मा A बटे 2A एप्सिलॉन 0, A से A कट गया तो E बराबर आ गया सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। यही तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। चलिए, ये किसके कारण बताया गया आपको, प्लेन शीट के कारण बताया गया। किसके कारण, एक अगर प्लेन शीट है और उसको आपने प्लस Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। कल बताए थे कि अगर कोई लाइन होगी उस पर अगर चार्ज देते हो तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 r, याद है ना। तो कल ये वाला फार्मूला आपको बताया गया था, आज का फार्मूला ये वाला है। इस फार्मूले से क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड r के रेसिप्रोकल है। इलेक्ट्रिक फील्ड r के क्या है, रेसिप्रोकल है, यानी r अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, घटेगा। r घटेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और r के बीच अगर यहाँ ग्राफ प्लॉट किया जाए तो वो ग्राफ कुछ ऐसे होता है, इस प्रकार से। एक तरफ आप इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा दीजिए तो एक तरफ आप किसको दिखा दोगे, r को। जैसे जैसे देखो r का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डाउन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और r की बात अगर करो तो r है ही नहीं। क्या इस फॉर्मूले में कहीं पर r है, नहीं है। तो यहाँ आप कहोगे कि इट मीन्स E इज इंडिपेंडेंट, E इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम r, मतलब E जो है वो r पर निर्भर नहीं करता है। तो अगर ग्राफ खींचना भी चाहो इसका तो उस पर डिपेंड नहीं करेगा, तो r के साथ अगर ग्राफ खींचोगे, ये r है ये E है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम वही रहेगा जो था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वही बरकरार बना रहेगा, क्योंकि उस पर डिपेंड उसको करना ही नहीं है। अच्छा, अब मान लीजिए कि मैंने आपको ये एक शीट दिया, अब इस पर चार्ज यहाँ पर फैल गया, प्लस 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 फैल गया है ना। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने इधर बताया कितना है, आपने बता दिया सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। मान लीजिए कि इस शीट की कुछ मोटाई भी होती है अगर, तो वो चार्ज इधर से भी कैलकुलेट करते, इधर से भी लिया जाता, तो जितना इधर चार्ज का हिस्सा बनता उतना इधर भी हिस्सा बनता। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल करके आता वो ये बन जाता, इधर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल करके आता वो भी इतना बन जाता। तो कुल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता, अगर चार्ज में दोनों तरफ आवेश है, शीट का दोनों हिस्सा अगर आपको लेना है तब बन जाएगा ये सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, दोनों साइड का हिस्सा ले लिया गया। ये हो जाएगा 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, 2 से 2 कट गया तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। कहीं कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला फार्मूला लिखा रहता है और कहीं कहीं ये वाला फार्मूला लिखा रहता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये फार्मूला है कि जब एक ही तरफ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है शीट में, और शीट में अगर दोनों तरफ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो ये वाला फार्मूला लिया जाता है। तो वो क्वेश्चन में गिवन होता है, यह कंडीशन के हिसाब से समझ में आता है कि चार्ज किस तरफ से कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, उसके हिसाब से ये हम लोग बताते हैं। अब इसमें एक आता है बच्चों कि अगर 2 शीट हैं, एक शीट का तो हो गया सिस्टम, अगर 2 शीट एक दूसरे के पैरेलल हैं, जैसे कि ये हमारे पास ये एक सीट ये हो गई और एक सीट ये हो गई, इस पर चार्ज दिया गया, इस पर चार्ज दिया गया, और दोनों सीट को इस प्रकार से मैंने रखा, ऐसे देखिएगा,
तो इस देखिएगा दोनों सीट का एक पॉइंट यहाँ हो सकता है, चित्र में पहले देख लो फिर यहाँ देखो। जैसे कि एक सीट आपने ऐसे बना दिया और एक सीट आपने ऐसे बना दिया, दोनों को एक दूसरे के पैरेलल रख दिया, ये प्लस क्यू चार्ज है, इस पर भी आपने प्लस क्यू चार्ज फैला दिया, इस पर भी आपने प्लस क्यू चार्ज फैला दिया है। ये एक सीट हो गई, इस सीट का नाम हो गया ए, और एक सीट ये हो गई, इसका नाम हो गया बी। इसको आपने चार्ज जो भी दिया होगा, मान लीजिए कि इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा ए और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है सिग्मा बी। इस प्रकार से समझिएगा कि एक सीट ये हो गई और एक सीट ये हो गई, दोनों सीट ये ऐसे एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई हैं। अब इन सीट के कारण तीन पोजीशन बन सकती है, या तो पॉइंट इधर होगा लेफ्ट साइड में दोनों के, या तो मिड में होगा, या तो राइट साइड में होगा। ध्यान से देखिएगा, या तो दोनों सीट के लेफ्ट साइड में पॉइंट होगा, या दोनों के बिटवीन होगा, या दोनों के राइट साइड होगा। यानी कि कोई पॉइंट यहाँ पर एक P है, यहाँ पर एक पॉइंट Q है, यहाँ पर एक पॉइंट R है। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, P पर क्या होगा, Q पर क्या होगा, R पर क्या होगा। इसमें छोटा सा लॉजिक याद रखिएगा, अगर आप जिसके लेफ्ट साइड में जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव में लिखोगे, और अगर राइट साइड में जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉजिटिव लिखोगे। क्या ध्यान देना है आपको, लेफ्ट साइड में अगर जा रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ऋणात्मक में लिखेंगे, दाएं साइड में जा रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को धनात्मक में लिखेंगे। अब बताओ, ये वाला पॉइंट इसके लेफ्ट में है और उसके भी लेफ्ट में है, दोनों के लेफ्ट में है, ये वाला पॉइंट दोनों के बीच में है, और ये वाला पॉइंट दोनों के राइट में है, ठीक है ना। तो इस पर जब तुम निकालोगे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके कारण क्या आ जाएगा, सिग्मा ए अपान 2 एप्सिलॉन 0। हमने बोला है अगर लेफ्ट साइड में जाओगे तो माइनस, प्लस उसके कारण निकालोगे तो माइनस का सिग्मा बी अपान 2 एप्सिलॉन 0। तो ये बन जाएगा, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी अपान 2 एप्सिलॉन 0। ये आ गया P पर। Q पर जब निकालने जाओगे तो इसके राइट साइड में चला गया है तो प्लस में मिलेगा आपको, किस में मिलेगा, प्लस में। तो E की वैल्यू आपको यहाँ मिल जाएगी सिग्मा ए अपान 2 एप्सिलॉन 0, और Q इसके लेफ्ट साइड में है तो वो माइनस में मिलेगा, सिग्मा बी अपान 2 एप्सिलॉन 0। तो ये निकल के आ जाएगा सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी अपान 2 एप्सिलॉन 0। राइट R पर चले जाइएगा तो यहाँ हो जाएगा, इसके भी राइट साइड में है और इसके भी राइट साइड में है, तो दोनों के कारण प्लस में मिलेगा, सिग्मा ए अपान 2 एप्सिलॉन 0 और सिग्मा बी अपान 2 एप्सिलॉन 0। तो ये क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, ये निकल के आ जाएगा, एलसीएम ले लीजिए तो 2 एप्सिलॉन 0। अच्छे से बैठ जाइए, जल्दी करिए, जल्दी करिए। ये हो जाएगा 2 एप्सिलॉन 0, और यहाँ से क्या निकल करके आ जाएगा, सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी, सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी। तो ये तीन तरह से निकल करके आते हैं। अब अगर आपसे ये बता दिया जाए कि दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर हो, अगर हम कह दें कि इफ़ सिग्मा ए बराबर सिग्मा बी बराबर सिग्मा हो, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एट R। अगर बराबर है तो यहाँ पर दोनों की जगह पर सिग्मा सिग्मा, यहाँ भी दोनों की जगह पर सिग्मा सिग्मा, यहाँ भी दोनों की जगह पर सिग्मा सिग्मा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P क्या होगा, ज़रा सोचो, बाहर माइनस लगा है कोई दिक्कत नहीं, सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा, और 2 से 2 कट गया तो सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0, ये निकल के आ जाएगा। यहाँ देखो EQ का मान देखो तो ये सिग्मा, ये माइनस सिग्मा, तो सिग्मा सिग्मा कट गए तो क्या बचा, 0, तो पूरा आंसर क्या हो गया, 0। यहाँ देखो सिग्मा प्लस सिग्मा क्या हो गया, 2 सिग्मा, 2 से 2 कट गया तो सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0, ER सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0, ऐसा करके हो गया। अगर दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी समान थी तो हमने इस प्रकार से पाया कि बिंदु P पर माइनस सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0, अब बिंदु Q पर 0, अब बिंदु R पर सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। अब अगर ये कहते हैं कि दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी
समान तो हैं लेकिन चिन्ह उनके अलग अलग हैं। अगर एक का सिग्मा है तो दूसरे का माइनस सिग्मा है, इस प्रकार से कह रहा है। तो उस केस को भी हम देख लेते हैं। यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ दिखाई दे रहा है क्या, इफ सिग्मा ए बराबर सिग्मा एंड सिग्मा बी बराबर माइनस सिग्मा, मतलब दोनों की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी थी वो बराबर भी हो गई और साइन में अलग अलग हो गई। तब जरा बताइए क्या निकल करके आएगा। तो EP क्या आ जाएगा इस केस में, यहाँ रखोगे मान, तो ये वाला लिखोगे प्लस सिग्मा, ये लिखोगे माइनस सिग्मा, तो सिग्मा माइनस सिग्मा क्या हो जाएगा 0। तो EP की वैल्यू क्या हो गई 0। ठीक है, EQ निकालो इसी वाले प्रकरण से, इसी वाले प्रकरण से EQ निकालो। तो EQ क्या हो जाएगा जरा सोचो, यहाँ आओ, ये सिग्मा माइनस ये माइनस सिग्मा, तो सिग्मा सिग्मा क्या हो गया 2 सिग्मा, 2 से 2 कट गया, तो ये हो गया सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। बिल्कुल सही जा रहा है। अगर हम कहें यहाँ पर जाकर निकालो तो इसको लिखोगे सिग्मा, इसको लिखोगे माइनस सिग्मा, तो सिग्मा माइनस सिग्मा क्या हो जाएगा 0। तो ER की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 0। तो ये अलग अलग केसेस बना करके वो पूछ सकता है कि पहले प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, दूसरे प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है। उसको आप मेन फार्मूला ये ध्यान देना है आपको, इसी फार्मूले में रख करके कैलकुलेट कर सकते हो। और ये फार्मूला कहाँ से आया हमने आपको बताया है। जो पहला सूत्र किसी एक प्लेट के कारण अगर आपने पढ़ा तो आपने पढ़ा सिग्मा बटे एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 0। अब ए प्लेट थी तो यहाँ मैंने ए कह दिया। अब इसके लेफ्ट साइड में जाओगे तो माइनस में लिखोगे, राइट साइड में जाओगे तो प्लस में लिखोगे। ये पिक्चर थी पूरी। तो इन चीज़ों को ध्यान से देखोगे, कंपटीशन में ज़्यादातर सवाल यहाँ से पूछ लेता है ना, कि दोनों प्लेटों की सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर दे करके पूछ लेगा इस प्रकार से। दोनों प्लेटों की सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर तो करेगा लेकिन साइन में अलग अलग कर देगा, तो इस प्रकार से। अगर इसको समरी टाइप का बनाना चाहते हो तो ऐसे बना लो, देखो इसको एक लाइन में समझ लो ऐसे कि 2 प्लेटें थीं ये, ठीक है, और यहाँ पर केस ये कह रहा है, क्या ऊपर दिखाई दे रहा है, यहाँ लिख दूंगा तो चलिए यहाँ तो दिखेगा ही, क्या, ये देखिए, यदि दोनों प्लेटों का पृष्ठीय आवेश घनत्व तो समान हो। ये 2 प्लेटें हैं, इस प्लेट का नाम A दे दो, इस प्लेट का नाम B दे दो, इस प्लेट का नाम A दे दो, इस प्लेट का नाम B दे दो, है ना। 2 केस में बता रहा हूँ आपको। जब कोई केस नहीं था तो उस केस में जो आपने पढ़ा पहले वो सही था। अब इस केस के हिसाब से लोगे कि दोनों प्लेटों का पृष्ठीय आवेश घनत्व तो समान है। जब समान हुआ था तो हमने आपको बताया था कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेट के इधर क्या मिलता है 0, नहीं गलत है। जब समान हो गया था तो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिला था माइनस सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0, और जब बीच में जाते हो तब इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है 0, और इस साइड में जाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। ये याद रखना है आपको। अब देखिएगा यहाँ पर 2 प्लेटें हैं कि नहीं हैं। अब दोनों प्लेटों के बाएं साइड में माइनस सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0, दाएं साइड में सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0, और दोनों के सेंटर में E बराबर 0। लेकिन अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है परंतु उसका चिन्ह क्या है, विपरीत है, तब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल जाएगा 0, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल जाएगा 0, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल जाएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। तो इस हिसाब से भी आप देख सकते हो कहाँ पर कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। ठीक है, एक छोटी सी बात और समझ लीजिएगा कि मैंने जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको बताया क्या, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, ये था कि जब प्लेट का हम दोनों हिस्सा ले रहे हैं या 2 डबल प्लेट इधर उधर का देख रहे हैं तब के लिए। और एक हमने क्या देखा था कि सिग्मा बराबर 2 एप्सिलॉन 0, ठीक है ना। परंतु इन दोनों फार्मूलों में अगर बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखा हुआ है, क्या रखा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो इसमें K लगा देना है आपको। इस फार्मूले में भी K लगा दोगे, इस फार्मूले में भी K लगा दोगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के उपस्थित होने पर। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग अब देखेंगे क्या, स्फेरिकल सेल के कारण। एक स्फेरिकल सेल लेते हैं और उसके कारण देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस सेल में बाहर कितनी होगी, सरफेस पर कितनी होगी और उसके अंदर कितनी होगी। ठीक है, आइए ये किसके कारण है, एक समान रूप से आवेशित पतले गोली खोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
ये स्फेरिकल सेल है और इस स्फेरिकल सेल के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो इसका सेंटर O है और रेडियस कितनी है R है। इस पर 3 पॉइंट आप बना सकते हो। पहला पॉइंट इस स्फेरिकल सेल के बाहर यहाँ ले लीजिए, कोई पॉइंट है P, एक उसके सरफेस पर ले लीजिए Q और एक उसके अंदर, इसकी रेडियस R है, एक पॉइंट उसके अंदर ले लीजिए कहीं पर, यहाँ पर वो पॉइंट हम मान लेते हैं S, क्योंकि मैंने इसको रेडियस को R मान लिया है। जो ये बाहर पॉइंट हम P ले गए हैं, मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर के इसकी डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r है। ठीक, अब आप स्मॉल r को डिस्टेंस मानो, यहाँ कोई प्लस q चार्ज बैठा हुआ है, इस स्मॉल r को डिस्टेंस मान करके एक स्फेयर की कल्पना करिए। तो वो स्फेयर कुछ इस प्रकार से जाएगा जो गाउसीय पृष्ठ की भांति व्यवहार करता है। तो जब ये गाउसीय पृष्ठ की भांति व्यवहार करेगा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा और नॉर्मल भी इसका इधर निकलेगा, है ना। तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स, वही जो गॉस थ्योरम में पढ़े हो, तो गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, ES, जो बाहर का सरफेस है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, ध्यान देना। कहो तो मैं नाम भी दे सकता हूँ, अगर इस सरफेस का नाम है S तो इस बाहर वाले का नाम क्या हो जाएगा, S डैश। तो ES डैश कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू वहाँ क्या हो जाएगी, 0। तो फाई बराबर हो जाएगा ES डैश। S डैश क्या है, जो ये इमेजनरी स्फेयर बाहर हमने बनाया उसका एरिया। अब बाहर वाले इमेजनरी स्फेयर का एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई R स्क्वायर। कौन सा R, कैपिटल R कि स्मॉल r। तो बाहर वाले के लिए बाहर वाले की रेडियस लेनी पड़ेगी ना, तो 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। अब गॉस थ्योरम लगा दीजिए, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब गॉस थ्योरम से क्या हो जाता है, Q अपान एप्सिलॉन 0, इक्वेशन सेकंड हो गया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आपको मिल गया E इंटू 4 पाई R स्क्वायर बराबर Q अपान एप्सिलॉन 0। तो E की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी। तो E की वैल्यू आ जाएगी 1 अपान 4 पाई R स्क्वायर Q अपान एप्सिलॉन 0। तो E की वैल्यू आ गई 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर। ये इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा किसी भी स्फेरिकल सेल के बाहर अगर कोई पॉइंट चला गया है तो। अब अगर वही पॉइंट यहाँ पर आके पकड़िए, Q पर पकड़िएगा, तो जब Q पर पकड़ोगे तो सेम प्लॉ यही बनेगा, लेकिन जो रेडियस आपने स्मॉल r मानी थी, अब वो रेडियस कौन सी काम करेगी, ये वाली काम करेगी, कैपिटल R। तो एट द सरफेस, ये अगर सरफेस पर निकालने जाओगे एट द सरफेस, तो सरफेस पर जब जाओगे तो E इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा। बस जैसे वहाँ के लिए स्मॉल r था, इसके लिए कैपिटल R हो जाएगा। ये मैंने थोड़ा गड़बड़ किया, प्लस चार्ज मैंने यहाँ दे के रखा है, आपको इसको देना था, सेल को देना था, बहुत बड़ा पाप कर दिया था। आपको किसको प्लस चार्ज देना था, सेल को, और वो उसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, ठीक है ना, अंदर चार्ज हमने नहीं दिया था। अब हम जब जाते हैं कि इनसाइड द सेल, इनसाइड द सरफेस, दिक्कत है क्या बच्चों, इनसाइड द सरफेस अगर चलोगे, चलो यहाँ बता देता हूँ इस चीज़ को, इनसाइड द सरफेस क्या हो जाएगा। जब सरफेस के अंदर जाओगे तो कहीं चार्ज दिखाई दे रहा है, कहीं नहीं, और जब चार्ज कहीं रहेगा ही नहीं तो उससे कोई फ्लक्स पास करेगा, कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा, फ्लक्स पास नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा वहाँ पर। तो सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। अब इसको अगर तुम ग्राफ के माध्यम से दिखाना चाहो तो कैसे दिखाओगे, इस प्रकार से, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गई डिस्टेंस r। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, इस प्रकार से। ये दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो है, तो वो है क्या कि स्मॉल r जो है कैपिटल R से कम है, मतलब सरफेस सेल के अंदर हो। और जो ये वाला हिस्सा है तो ये है तुम्हारा कि स्मॉल r और कैपिटल R क्या है, बराबर है। और जो ये वाला हिस्सा है तो ये वाला हिस्सा है स्मॉल r कैपिटल R से क्या है, बड़ा है। तो इस हिस्से में इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या मिलेगा, 0। इस हिस्से में इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या मिलेगा, 0। इस हिस्से में इलेक्ट्रिक फील्ड आपको E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर मिलेगा। क्या मिलेगा, E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। और इस हिस्से का इलेक्ट्रिक फील्ड आपको याद रखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r स्क्वायर। लेकिन अगर, ठीक है, इतना बना लीजिए जल्दी से,
है ना। अब इसके बाद एक टॉपिक इसमें ये बचता है कि गास के प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन। तो चलिए थोड़ा सा उसको भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं। एक्चुअल है क्या ना कि मेरा मोबाइल थोड़ा ख़राब है, तो उसमें कैमरे से तो रिकॉर्ड कर नहीं रहे, मोबाइल से कर रहे हैं। तो ख़राब क्या है, गरीबी है तो ख़राब रहेगा ही रहेगा, तो बीच बीच में रुक जा रहा है ना, मज़ा नहीं आ रहा है। ऑर्डर किए हैं एक फ़ोन का, लेकिन बड़ा महंगा आता है फ़ोन, पैसा है नहीं। चलिए बच्चों, गास के प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन। गास के प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन। अब इसके बाद इस पाठ का जो रिवीजन चलेगा, एक पूरा एक बार में एक वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा, और एक प्रयास मेरा रहेगा न्यूमेरिकल का, ठीक है ना। और आगे चल करके थोड़ा सा जब कुछ सिस्टमेटिक क्लासेस और अच्छे से हो जाएंगी तो फिर आपको कंप्लीट एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल का पैकेज पूरा बना के देंगे, इसका जो भी आपका एनसीईआरटी कार्डिंग है। अभी बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव के बेस पर ले लेते हैं, चलो एनसीईआरटी तो लगभग उसमें सब में शामिल ही हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, तो क्या कहा इसमें कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास किसी बिंदु O पर ये कोई प्लस क्यू आवेश बैठा है, तो इस O को सेंटर लेते हुए, R को डिस्टेंस लेते हुए हम एक स्फेयर की कल्पना करते हैं जो कि गाउसीय पृष्ठ की भांति व्यवहार करता है। और यहाँ पर हम इस सरफेस को मान लेते हैं, छोटा सा एक सरफेस ये है ds, और ये पूरा सरफेस क्या है बच्चों, s। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये उसके नॉर्मल की डायरेक्शन, इस प्रकार से। तो ये बात तो आपको पता ही है कि जो मैंने बोला कि माना किसी बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, इससे स्मॉल r दूरी पर फिर बिंदु क्षेत्रीय तीव्रता निकालेंगे। लेकिन पहले यहाँ देखो क्या कि O को केंद्र, R को रेडियस मान करके एक स्फीयर की कल्पना की गई है जो गाउसीय पृष्ठ की भांति व्यवहार करता है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर तुमको वहाँ पर जाना है निकालने के लिए, कहाँ पर, यहाँ पर, तो वो तीव्रता कितनी बताई गई है, E, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इससे गुजरने वाला फ्लक्स निकालोगे उस सरफेस से, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एलिमेंट ds, जो आपका स्मॉल एलिमेंट ds है उससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा, d फाई e बराबर e ds cos थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ पर 0 डिग्री है, तो d फाई e बराबर e ds cos 0, cos 0 का मान 1 हो गया, तो d फाई e बराबर e ds। यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज Q0 रखा हुआ है, ध्यान देना, एक टेस्ट चार्ज मैंने क्या रखा है यहाँ पर, Q0, आगे उसकी चर्चा लूँगा। तो e ds, अब आप इसका पूरा सरफेस के कारण निकाल लीजिएगा कि देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम सरफेस S, सरफेस S के कारण इसका हो गया फाई और इसका हो गया E, और ds का इंटीग्रेशन हो गया S, तो S की वैल्यू हो गई 4 पाई r स्क्वायर। क्या हो गई, 4 पाई r स्क्वायर। अब इसको समीकरण 1 नाम दे दो और गास प्रमेय लगा दो। तो नाउ फ्रॉम गास थ्योरम, तो गास थ्योरम क्या कहती है, फाई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 समीकरण 2, फाई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 समीकरण 2। नीचे वाला दिखाई नहीं दे रहा है क्या, चलो, तो ये गास थ्योरम कहती है फाई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक है, इसको ध्यान देना, यहाँ लिख देता हूँ क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 के LHS बराबर हैं तो RHS बराबर हो जाएंगे। समीकरण 1 और 2 के LHS क्या है, बराबर, तो RHS क्या हो जाएंगे, बराबर। कहाँ बना दें, चलो यहाँ बना लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये हो जाएगा E इंटू 4 पाई r स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। E की वैल्यू यहाँ से निकालो, ये पूरा उधर चला गया,
तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R स्क्वायर, ये E आ गया। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, यहाँ टेस्ट चार्ज ये रखा हुआ है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस टेस्ट चार्ज पर एक फोर्स काम करेगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस टेस्ट चार्ज पर क्या काम करेगा, एक फोर्स काम करेगा। वो फोर्स कितना होगा, तो थोड़ा सा मिटाऊंगा, आप इसको रोक के स्क्रीन। देयरफॉर फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज Q0 ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड E, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड E आया, इसके कारण उस पर लगने वाला टेस्ट चार्ज, और वो टेस्ट चार्ज के कारण लगने वाला फोर्स का फार्मूला पढ़ाया गया है सबसे शुरू में, आवेश गुणे तीव्रता। आवेश गुणे तीव्रता, तो आवेश क्या हो गया Q0, तीव्रता कितनी हो गई E। तो F बराबर Q0 इंटू E का मान ला के रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R स्क्वायर। इस Q0 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, थोड़ा सा और मिटा लेते हैं, तो F इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q0 बटे R स्क्वायर। जरा याद करो कूलाम का नियम क्या था, याद करो कूलाम का नियम था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। दोनों चार्जों के गुणनफल के समानुपाती होता है बल, और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या यहाँ ऐसा नहीं आ रहा है कि दोनों आवेशों के गुणनफलों के समानुपाती हो रहा है बल, और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है? यानी कि ये कौन सा नियम है, यही कूलाम का नियम है, यही कूलाम का नियम है। दिस इज कूलाम्स लॉ, दिस इज कूलाम्स लॉ। तो यहाँ से ये प्रूफ हो रहा है कि जो हम गास थ्योरम थी उसकी सहायता से कूलाम के नियम को डिराइव कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो लगभग जो भी MP बोर्ड में प्रश्न पूछे जाते हैं तो उतने तो हमने ले लिए हैं। अब क्लास 1 लेनी ही पड़ेगी, बिकॉज कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की चर्चा हम करेंगे, कुछ हम न्यूमेरिकल की चर्चा करेंगे। 2-3 दिन के लिए मैं थोड़ा सा व्यस्त रहूँगा एक ज़रूरी काम से, तो हो सकता है कि वीडियो आपके पास तक न पहुंच पाए। उसके बाद जैसे ही मैं फ्री हो जाऊंगा तो कंटिन्यू वीडियो बननी शुरू हो जाएंगी। तो तब तक आप जितना भी पढ़ाया गया है, लगभग ये 9वां लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, और इन 9 लेक्चर को आप अच्छे से तैयार करिएगा। हो सकता है कि बहुत जल्दी इसका टेस्ट आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। एप्लीकेशन सभी बच्चों ने डाउनलोड कर लिया है, वहाँ पर फ्री मटेरियल में आप जा कर के टेस्ट दे लीजिएगा। टेस्ट सीरीज में उसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का रहेगा, तो है ना, तो एक आध दो टेस्ट शायद पड़े हैं। एक टेस्ट में इसका पूरा कंप्लीट चैप्टर का बना के डाल दूंगा, आप उसको दीजिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, बार बार देखते रहिएगा, ताकि आपको अच्छे से कंठस्थ हो जाए। ठीक है, धन्यवाद।